नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। देखिए, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अब बड़ा फैसला मिला है कि पहाड़ का ताजा खाना मिलेगा। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास में वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और उत्तराखंड औद्योगिक परिषद के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों और देश की रक्षा में तैनात जवानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हुए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में तैनात आईटीबीपी की वाहिनियों को स्थानीय स्तर पर उगाए गए ताजे फल और सब्जियों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस पहल से सीमा पर तैनात जवानों को न केवल उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक युक्त भोजन मिलेगा, बल्कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध होगा। चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां बीजेपी और निर्दलीय पृष्ठभूमि के 5-6 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यह कदम 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ताकत बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि सभी आना जाना चलता रहता है, जिसे जहां मन कर रहा है वो वहां जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हमारा लक्ष्य निर्धारित है। 2027 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये सभी चलता रहता है, आना जाना। समझता हूँ कि जिसका जहाँ मन कर रहा है वो जा रहा है और 2027 का लक्ष्य हमारा निर्धारित है। 2027 बीजेपी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और बहुमत से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कहेंगे लोगों का काम है, क्या नाम कहते हैं। तो ये सभी चलता रहता है, आना जाना। समझता हूँ कि जिसका जहाँ मन कर रहा है वो। एलपीजी की किल्लत के बीच खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बड़ा बयान दिया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है और गड़बड़ करने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में 35,55,559 घरेलू एलपीजी कनेक्शन है और 60,976 कॉमर्शियल कनेक्शन है। वर्तमान में प्रदेश में 80,861 घरेलू गैस सिलेंडर और 12,146 कॉमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी में कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मौजूदा हालात में आज के बैठक में जो मुख्य बिंदु मौजूदा हालात से लेकर अभी तक की अद्यतन स्थिति को लेकर जो है समीक्षा की गई है, जिसमें हमारे सभी 13 जनपदों के डीएसओस जुड़े रहे। हमारे जो गैस एजेंसियां हैं, जिनसे कि हमारे चाहे वो कमर्शियल हो चाहे हमारे घरेलू गैस हो, संबंधित कंपनियों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे, जिसमें आईओसी वाले भी हैं, बीपीसी वाले भी हैं, एचपीसी वाले भी हैं। उनके साथ में भी डीएसओस डिपार्टमेंट और जो समीक्षा रही उसको लेके पूरी तरीके से विषयों पे चर्चा की गई। हमारे यहाँ घरेलू गैस के जो कनेक्शंस हैं वो लगभग 35,55,559 हैं और हमारे जो व्यावसायिक गैस कनेक्शंस हैं वो 60,976 करीब हमारे गैस कनेक्शन हैं। तीनों को आईओसी, बीपीसी और एचपीसी के द्वारा जो है आच्छादित है और तीनों में से जो है, यदि हम 30 मार्च तक में राज्य के पास में स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे पास में 80,861 हमारे पास में घरेलू गैस का स्टॉक है
व्यवसायिक गैस सिलेंडर का स्टॉक जो है वो 12,146 है। और मैं समझती हूँ कि अभी तक में घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे भारत सरकार की जो एसओपी जारी की गई है, उस एसओपी में जो 25 दिन और 45 दिन का जो विषय रखा गया है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। और चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा और हवाई सेवाओं के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डीजीसीए के निर्देश के अनुसार हेलीकॉप्टर में लाइव ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति की तुरंत जानकारी मिल सके। देहरादून और सिरसी में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां आईएमडी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी सतत निगरानी करेंगे। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर टिकट फ्रॉड के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और श्रद्धालुओं से केवल आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट से ही टिकट बुक कराने की अपील की गई है। ये जो नए रेट्स जारी किए हैं सक्सेसफुल बिडिंग प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में, तो इसमें अगर हम गुप्तकाशी की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर जो सेकंड फेज में हम लोगों ने यात्रा रखी थी तो 12,444 इंक्लूडिंग जीएसटी था। और अभी जो बिड हमें मिली है वो राउंड ट्रिप में 12,154 रुपये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो ये लगभग थोड़ा सा बढ़ता हुआ बढ़ेगा। और सिमिलरली फाटा में भी प्राइसेस थोड़े इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिरसी की तो वहाँ सब्सटेंशियली कम रेट पे हो रहा है। पहले 8,800 के आसपास का राउंड ट्रिप था और वो अभी की कंडीशन में 6,086 प्लस जीएसटी रहेगा। तो समाव इस सेक्टर में रेट्स डाउन होंगे। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यात्रा के लिए जो भी हमारी तैयारियां हैं वो बेटर तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे लगभग नए पीटीजेड कैमरास जो लगने हैं वो 9 पीटीजेड कैमरा लगने हैं। वीएचएफ सेट भी हम लोग 3 और बढ़ा रहे हैं। हमारी एटीसी फैसिलिटीज़ के लिए एटीसीओ हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं। तो केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में भी हम इस बार एटीसी टावर एस्टेब्लिश करने वाले हैं। ये जो और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसे लेकर प्रशासन पहले से ही तैयारी कर चुका है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, क्या इसमें हवाई यात्रा इतनी सस्ती होगी? क्योंकि इस पर भी संकट गहरा रहा है। भले ही प्रशासन कह रहे हैं कि हम सारी तैयारी कर रहे हैं, हवाई यात्रा का सफर जो है वो भी श्रद्धालुओं के लिए दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या असर यहां पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? अजय, देखिए प्रिया, अभी जिस तरह से उत्तराखंड में ये दरें तय की गई हैं, उसमें कुछ कमी जरूर आई है पिछले सालों के मुकाबलों में। और इस बार केदारनाथ यात्रा में 2 जगह से जो किराया है वो थोड़ा कम हुआ है और एक जगह पर कुछ किराए में बढ़ोतरी की गई है। तो जिस तरह के सवाल आपके मन में है, इसी तरह के सवाल पूरे भारत में तमाम जगहों से जो लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं और खास तौर पर केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उनके मन में भी होगा। लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल अभी जो किराए में की बात कही जा रही है तो वो अभी फिलहाल 2 जगह से जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए राहत की बात है और एक जगह थोड़ा सा मामूली सा उसमें बढ़ोतरी भी किया गया है। कुल मिलाकर के देखिए काफी संख्या में लोग केदारनाथ जब जाते हैं तो वो हेली सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं और उसी के जरिए वो वहां जाते हैं। क्योंकि जब भी हेली सेवाओं के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो काफी कम समय में ही वो जितने दिन के लिए टिकट के लिए खिड़की खुलती है वो पूरी हो जाती है और उसके बाद जो बाकी के लोग हैं वो पैदल ही जाना चाहेंगे क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं हो पाता है। सवाल यहाँ पर कई सारे हैं, खास तौर पर सुरक्षा को लेकर के भी है। प्रिया देखिए, पिछले साल 5 दुर्घटनाएं हुई थी और उन 5 दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने कई कड़े फैसले भी किए। जो राउंड लगते हैं हेली कंपनियों के उनमें कमी की गई और उस बीच किराए में भी बढ़ोतरी की गई थी बाद में, ताकि जो कम संख्या में उड़ान भरेंगे और उसकी पूरी भरपाई भी कंपनियों को हो जाए, सरकार को भी उससे आर्थिक तौर पर लाभ हो। लेकिन सुरक्षा का जो मानक है वो डीजीसीए के मानक के तहत ही किया जाएगा और उसके लिए
डीजीसीए के तरफ से भी कई कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उत्तराखंड की तरफ से भी जो यूकाडा है वहां से भी कई कर्मचारियों की ड्यूटी जो लगाई गई है वो केवल मॉनिटरिंग के लिए ही लगाई गई है। और सबसे ज्यादा अधिक बात यही है कि संवेदनशीलता को देखते हुए हवाई सेवाओं को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के सरकार की ओर से पहल की गई है और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 जगह कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और इन कंट्रोल रूम के जरिए पूरी निगरानी की जाएगी। लेकिन जहां तक हालात की अभी आपने बात की है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह की स्थितियां हैं, उस तरह से जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं उनके मन में उहापोह की स्थिति जरूर बनी हुई है। पिछले साल जिस तरह से एक रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पहुंचे थे, क्या वो रिकॉर्ड पूरा होगा, वो रिकॉर्ड टूटेगा या फिर यात्रियों की तो संख्या बात है कम ही होगी? अजय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी मिडिल ईस्ट जंग को लेकर इसलिए छिड़ रहा है कि देखिए समस्याएं बहुत है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। तो अब सवाल है कि असर इस केदारनाथ यात्रा पे भी पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी तरफ होटल रेस्टोरेंट भी बंद हो रहे हैं। तो आखिर श्रद्धालु क्या इस पूरे चीज को सरवाइव कर पाएंगे, उतना खर्चा उठा पाएंगे, और आखिर जो उत्तराखंड सरकार है वो इस पूरे चीज पर किस तरह से नजर बनाए हुए है? देखिए प्रिया, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात मैं आपको बता दूं कि गढ़वाल मंडल विकास निगम जिसके तमाम जो होटल हैं और बाकी के जो गेस्ट हाउस हैं वो इस समय भर गए हैं 3 महीनों के लिए और 5.5 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के खाते में आ गया, यानी एडवांस जो बुकिंग है वो हो गई है। तो ये अच्छी खबर सरकार के पक्ष की बात करें और जो लोग बुकिंग करा चुके हैं उनके लिए बात करें। लेकिन सवाल दूसरा है यहाँ पर कि हम इंतजाम की बात कर रहे हैं, अपने पुख्ता इंतजाम की सारी तैयारी हमने कर ली है, हम तीर्थयात्रियों को यहाँ पर बुला रहे हैं, लेकिन उनको क्या ये सारी सुविधाएं मिल पाएगी, इसको लेकर के सरकार की ओर से तमाम दौर की जो बैठकें हैं वो हो रही है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। और खास तौर पर जो पेट्रोलियम उत्पादों की बात करें, चाहे डीजल पेट्रोल या गैस सिलेंडरों की बात करें, तो खाद्य विभाग की ओर से और बाकी अन्य जो विभाग इस क्षेत्र में हैं उनके तरफ से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 4 धाम यात्रा के लिए अलग पैकेज दिया जाए, अलग से सारी चीजें मुहैया कराई जाए, क्योंकि भारी संख्या में तीर्थयात्री आएंगे। कितने तीर्थयात्री आएंगे इसका कोई अभी पूर्वानुमान नहीं है, क्या पिछला रिकॉर्ड टूटेगा या उससे कम आएंगे, लेकिन अपनी जो तैयारी होती है वो पुख्ता करना होता है। और इसी वजह से यहाँ से सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि गैस सिलेंडरों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए, डीजल और पेट्रोल के का जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी करके यहाँ पर पैकेज बढ़ा करके दिया जाए। और अगर जरूरत पड़ेगी और प्रदेश सरकार की ओर से त्वरित मांग की जाएगी तो उसके लिए भी अलग से इंतजाम जरूरी है। अभी मंत्री ने बयान दिया था, मंत्री रेखा आर्या की तरफ से ये भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिलहाल गैस की कोई किल्लत नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात कर ले, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर, देखिए घरेलू गैस सिलेंडर की बात तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ये भी कह रही है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की भी कमी उत्तराखंड में नहीं है। तो अगर उनकी बातों को हम माने तो उत्तराखंड में शायद जो है वो कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर इतनी दिक्कतें ना हो। देखिए प्रिया, सरकार की ओर से तमाम जो बयान दिए जाते हैं और बहुत सारे आकलन किए जाते हैं, लेकिन जो धरातल पर कई जगहों पर देखने को मिला है कि लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। कुछ जगह ऐसे चीजें आई हैं, खबरें आई हैं कि वहां लोग लाइन में लगे हुए हैं और गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं। लेकिन वहां के जिला प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि कुछ जगह पर अफरा तफरी की स्थिति फैला दी गई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पहले से सिलेंडर मौजूद है लेकिन वो स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर उनके पास ज्यादा संख्या में सिलेंडर रहेगा तो वो किसी और का हक मार लेंगे, तो ऐसा न करें। और सभी लोग जो उपयुक्त है और जितना उनको उचित है उतना ही सिलेंडरों की मांग करें और उतना ही अपने घर में स्टॉक भरें। लेकिन सवाल घूम फिर करके यही आता है
कि अभी स्थानीय लोगों में अगर इस तरह की स्थिति होगी तो चार धाम यात्रा में जो भारी संख्या में लोग आएंगे, होटल ढाबे और जो तमाम जो चीजें हैं जहां पर उनको खाने इत्यादि के लिए जाना होगा तो परेशानी न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार जो है वो चार धाम यात्रा को लेकर सख्ती बरत रही है। साथ ही जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात है उसे लेकर घरेलू गैस सिलेंडर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर भी नजर बनाए हुए है। सरकार का कहना है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत उत्तराखंड में नहीं है, यानी चार धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं को इस तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। खैर, देखना है कि सरकार जो वादे कर रही है उन वादों पर वो कितना खरा उतरती है और श्रद्धालुओं को कितनी सुविधाएं मिल पाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा की तैयारियों के क्रम में यहां 1 अप्रैल से वृहद स्वच्छता अभियान शुरू किया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 37 विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और हरिद्वार इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है, इसलिए स्वच्छता और व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से अभियान को औपचारिक न बनाकर जन सहभागिता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। ये हमारा बृहद स्वच्छता अभियान पिछले वर्ष नवंबर से लगातार चल रहा है, जिसका एक चरण हमारा पूरा हुआ है, जो कि चार धाम यात्राएं आने वाली हैं और इस संबंध में हमें फिर से तैयारियां करनी है। ये हमारा बृहद स्वच्छता अभियान पिछले वर्ष नवंबर से लगातार चल रहा है, जिसका एक चरण हमारा पूरा हुआ है, जो कि चार धाम यात्राएं आने वाली हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। जिन विभागों की तैयारियां पूरी नहीं हुई है उनको सख्ती के साथ निर्देश दिए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान सड़कों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। सभी निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक की जा रही है ताकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों में जो कमी है उसे पूरा कर लिया जाए। पीडब्ल्यूडी सचिव ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं और कहा गया है कि अपने अपने काम को समय से पूरा कर ले। अगर कोई इस कार्य में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने जैसे बताया अभी आपको कि सभी एजेंसीज को बताया गया है कि इसको समय रहते इसका काम किया जाए। जहां पे गड्ढे हैं उसको गड्ढे सही किए जाए, सरफेस ठीक किया जाए, जो भी काम किया जाना है वो काम किया जाए। और अगर कहीं से किसी तरह की हेल्प की आवश्यकता है, राज्य सरकार से कुछ उनको मदद चाहिए, देखिए मैंने जैसे बताया अभी आपको कि सभी एजेंसीज को ही बताया। और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य सेवाएं तैयार है। इस वर्ष यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1350 डॉक्टरों और पैरा मेडिकल कर्मियों की तैनाती की गई है। चारधाम यात्रा में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी सेवाएं देंगे। चारधाम मार्ग पर 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी बनाए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का त्वरित लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही डॉक्टरों को हाई एल्टीट्यूड चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देखिए, अभी चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है 19 तारीख से, और स्पेशली जो हम लोगों के जो हर साल की तरह जैसे तैयारी हमारी होती है वो तैयारी हमारी चल रही है और काफ़ी कुछ हो चुकी हैं। तो डॉक्टर्स जो हमारे टोटल डॉक्टर्स हमारे लगते हैं, ये ट्रांजिट और हमारे जो है चारधाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम डॉक्टर एंड पैरामेडिकल जो है वो लगभग हमारे 1350 करीब लगते हैं। तो वो ड्यूटी हमारी लग चुकी हैं और विशेषज्ञों की भी हम लोगों ने लगा दी है। स्पेशली जो है मेडिकल कॉलेज वालों ने भी हमें सपोर्ट किया इस बार, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और दूसरी चीज़ हमारी जो जितने MRPs हैं, हमारी टोटल जो MRP 25 हमारी चारधाम में रहती हैं, तो वो भी हमारे कहाँ कहाँ लगने हैं, जैसे लास्ट ईयर लगे थे उसी हिसाब से हम लोगों की तैयारियाँ हैं। और साथ में जो है हमारे जो ट्रेनिंग जो डॉक्टर्स की है वो भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चल रही है और यहाँ भी मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स की हम ट्रेनिंग दिलाते हैं 26 बैच में करीब। वो ट्रेनिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है और इस तरह से हमारी मतलब यात्रा में लगभग तैयारी चल रही है।
चारधाम यात्रा के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN अपनी आय बढ़ाने की तैयारी में है। अब तक 5 करोड़ 50 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो पिछले साल की पूरी आय का लगभग 10% है। GMVN ने MD प्रतीक जैन ने बताया कि इस बार पिछले साल से 45-50 करोड़ रुपए की आय से बढ़ोतरी का लक्ष्य है। इसके लिए सभी गेस्ट हाउस की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और आउटसोर्स के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। MD जैन का कहना है कि इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वे यहां आकर अपना अनुभव साझा करें और फिर से लौटे। इस तरह इस साल चारधाम यात्रा में GMVN की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। देखिए, अर्निंग का पोटेंशियल बहुत अच्छा ही है यात्रा में। अगर हम देखें इस साल की यात्रा में, क्योंकि बीच में एक अधिक मास भी है और अधिक मास की वजह से यात्रा का जो नॉर्मल ड्यूरेशन 5.5 से 6 महीने रहता है, वो भी 1 महीने से बढ़ जाएगा इस साल। और इसीलिए हम देख सकते हैं यात्रा का जो स्टार्टिंग टाइम है वो भी इस बार थोड़ा जल्दी है। 22-23 अप्रैल के आसपास ही सभी चारों धाम खुल जाएंगे। और अगर केवल GMVN की बात करें तो ऑलरेडी हमारे को 5.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग अभी तक प्राप्त हो चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। अभी तो यात्रा चालू होने में 20 दिन है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जून जुलाई की भी कुछ डेट्स जो हमने ओपन करी हैं, उस टाइम की भी अभी तक एडवांस बुकिंग होने लगी है। इसका मतलब अच्छे संकेत हैं। यात्रीगण जो भी हैं अलग अलग प्रदेशों से, वो खासा उत्साह उनमें देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे को अक्रॉस द कंट्री हमारे को क्वेरीज प्राप्त हो रही हैं और वहां से बुकिंग्स भी प्राप्त हो रही हैं। तो अच्छे संकेत है। मुझे लगता है बाकी सब होटल्स के लिए भी बुकिंग के सिमिलर नंबर्स ही देखने को मिल रहे होंगे। देखिए, अर्निंग का पोटेंशियल बहुत। नगर के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में शिक्षा सत्र के प्रथम दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मौजूदगी रही। वहीं इस कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रही। आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी गई। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आज का युवा नशे की ओर जा रहा है। मुन्ना सिंह चौहान ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि ड्रग्स नशे का सेवन करते हैं, वो नशे से दूर रहे। और भी कई बातें मुन्ना सिंह चौहान ने बच्चों से कही। वहीं शिक्षा सत्र के इस कार्यक्रम में आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज के छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। बहुत सुंदर अवसर है, बहुत उत्साह भी है बच्चों में, और शिक्षा सत्र का पहला दिन है और बहुत जिसे कहना चाहिए ना, नए शिक्षा सत्र के साथ बड़ा एक उत्साह, उमंग, नयापन होता है बच्चों में। और आज यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो पाठ्य सामग्री है, पुस्तकें हैं, उसका भी वितरण किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने अभी कहा भी, अभी हमारी खंड शिक्षा अधिकारी भी जी भी साथ खड़ी हैं, प्रधानाचार्य जी खड़े हैं विद्यालय के। ये बहुत ही ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान है आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज, बहुत सुंदर। विकासनगर में SP ग्रामीण के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में शराब पीने वालों को सख्त हिदायत दी गई कि वो होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट पर बैठकर शराब ना पिए। वहीं पुलिस के द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई कि रात में शराब पीकर वाहन ना चलाएं। SP ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि इस तरह का चेकिंग अभियान रोजाना चलता रहेगा और जो होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट का स्वामी शराब पिलाता हुआ पकड़ा जाएगा, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देर रात्रि में अच्छे जो घूमने वाले हैं और शराब पीने वाले हैं, इन सबके ड्रंकन ड्राइविंग, जो शराब पी गाड़ियाँ चला रहे हैं, इन सबको लेकर अभियान चला रहे हैं। समय पे शराब की दुकानें बंद हैं, जो होटल, ढाबे इत्यादि को शराब पीने की सूचना मिलती है, उस पर जो है कार्रवाई। मसूरी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े मजदूर संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और 4 श्रम संहिताओं के विरोध में काला दिवस मनाया। मजदूरों ने सरकार पर श्रमिकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया और अपनी मांगों के साथ ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। मजदूर नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 1 जून से मसूरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। यह हड़ताल होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट और अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रभावित कर सकती है। आज ही के दिन 1 अप्रैल 2022 को केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 सर्व संविधा कानून जो है लागू किए थे, उन काले कानूनों को सरकार वापस ले
और उन काले कानूनों के खिलाफ आज पूरे भारतवर्ष में काला दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तमाम मसूरी की ट्रेड यूनियन, होटल वर्कर्स यूनियन, स्कूल कर्मचारी यूनियन, दुकान कर्मचारी यूनियन, भवन निर्माण मजदूर संघ, तमाम गाइड यूनियन, तमाम मजदूरों के मजदूर साथी इस काले दिवस को अंतिम जामा फहराने के लिए हम आज सड़कों पर है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों सरकार निरंकुश हो चुकी है। इनके कान पे जूं नहीं घूम रहा है। वर्ष के अंदर ट्रेड यूनियनों ने एक निर्णय लिया, इसके फलस्वरूप आज पूरे देश के अंदर काला दिवस के रूप में असंगठित क्षेत्र का तमाम मजदूर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध करके अपने काम पर है। परंतु सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर निकट भविष्य में केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इन काले कानूनों को वापस नहीं देती है तो उत्तराखंड से लेकर के तमाम पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जन सैलाब जो पैदा होगा, उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार रहेगी। आज ही के दिन मुनिकिरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाश गेट चौकी के पास स्कूटी सीज करने के दौरान विवाद हो गया। पुलिस और स्कूटी सवार के बीच बहसबाजी हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। बाद में स्कूटी सवार युवक ने खुद की गलती मानते हुए पुलिस से माफी मांग ली। पुलिस ने बताया कि कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत मधुबन आश्रम के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा नंबर की स्कूटी की तलाशी ली गई, उसे रोका गया। चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार युवक युवती ने हेलमेट नहीं पहना था और वो मौके पर स्कूटी से संबंधित दस्तावेज भी नहीं दिखा सके। ऐसे में पुलिस ने स्कूटी को सीज कर दिया। ऋषिकेश में नगर निगम अब शहर को पर्यावरण के लिहाज से और अधिक स्वच्छ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि नगर क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इन स्टेशनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत लगाया जा रहा है, जिसमें 2 स्थानों पर काम शुरू हो चुका है, बालाजी बगीचा और एम्स के पास। अगले 1 महीने में कम से कम 7 और स्टेशनों को बनकर ये तैयार हो जाएंगे और इसकी उम्मीद जताई जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि इस पहल से शहर की हवा स्वच्छ रहेगी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर चार्जिंग सुविधा मिलेगी और निगम का राजस्व भी बढ़ेगा। ऋषिकेश अब ग्रीन सिटी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रांतर्गत लगभग 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनने हैं, जिसमें 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन का काम अभी शुरू हो चुका है और एक बालाजी बगीचे में बनना है और एक आपका एंड्स के आसपास बनना है। और ये ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है ये पीपीपी मोड के तहत नगर निगम के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसमें एक तो जो एयर पोल्यूशन है उससे बचाव होगा, प्लस जो ईवी व्हीकल है उनको सुविधा मिलेगी क्योंकि 4 धाम का पड़ाव है। और 1 महीने के अंदर सारे जो लगभग प्रस्तावित 10 है, 10 में से कम 7 ईवी चार्जिंग स्टेशन जो चिन्हित स्थान है नगर निगम ऋषिकेश के अंदर वो लग करके तैयार हो जाएंगे। ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बन रहे हैं ये पीपीपी मोड के तहत बनाए जा रहे हैं। इसमें नगर निगम के द्वारा स्थान संबंधित कंपनी को उपलब्ध कराया गया है और कंपनी इसको ऑपरेट और मेंटेनेंस करेगी 10 साल के लिए और इसको 10 साल तक कंपनी चलाएगी और इसका जो राजस्व आएगा उसका एक निर्धारित जो शेयर है वो नगर निगम को भी मिलेगा और प्लस जो उसमें विज्ञापन से संबंधित जो चार्जेस है उसमें भी 50% नगर निगम को मिलेगा। तो इससे एक तो नगर निगम की आय में वृद्धि होगी और दूसरा यहाँ पे ईवी व्हीकल्स को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी और तीसरा जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में सुविधा मिलेगी। नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र देहरादून में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए जेएनजी बार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है क्योंकि यह निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक संचालित किया जा रहा था। जिला आबकारी अधिकारी देहरादून वीके जोशी ने सभी बार अनुज्ञापियों की बैठक बुलाई और उन्हें कठोर चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि बार संचालन करते समय अनुज्ञापन की शर्तों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने जेएनजी बार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक उप आबकारी अधिकारी और एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि जिले के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य को वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर लिया गया है और सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।